हेलो नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम राजस्थान अध्ययन का पार्ट जो 5 है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथियों से एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही खास इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो चल रही है, ये आपके जो प्रश्न है कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए, आज का हमारा प्रश्न 121 नंबर वाला है। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी है? इसका उत्तर है चंबल नदी। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। 122 नंबर वाला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव होता है? तो ये निकलती है मध्य प्रदेश से। सबसे पहले हम स्टेट देखेंगे, वहाँ पर जो महू है, महू के अंदर जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। एमपी में महू के में जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से चंबल नदी का उद्गम है। 122 नंबर वाला प्रश्न। उसके बाद 123 नंबर वाला प्रश्न, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? देखो, ऐसे प्रश्न ही हमें घुमा देते हैं कि वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, ये महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है, ये जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जांगल देश या प्रदेश कहो, एक ही बात है। तो बीकानेर जोधपुर जांगल देश से संबंधित है। 124 नंबर वाला प्रश्न, थोड़ा छोटा टाइप हो गया ये, कोई बात नहीं। वर्तमान अजमेर और नागौर, वर्तमान में हमारे अजमेर और नागौर के जो जिले हैं, इनका मध्य वाला भाग महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये सपाद लक्ष्य, क्या नाम है? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य के नाम से अजमेर और नागौर का जो मध्य भाग है वो इस सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित। उसके बाद 125 नंबर वाला प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, इसको बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आपने आज भी सुना होगा, जो वहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग बागड़ी भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो प्रदेश बागड़ क्षेत्र है। ठीक है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़, तो बांसवाड़ा से बागड़ आप याद रख सकते हैं। 126 नंबर वाला प्रश्न, कोटा बूंदी को किस नाम से जाना जाता है? कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है, हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी हाड़ौती, हाड़ौती भाषा, ठीक है ना, बहुत ही प्यारी भाषा है ये भी। तो कोटा और बूंदी हाड़ौती क्षेत्र से जाने जाते हैं। 127 नंबर वाला प्रश्न, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? हमारे वर्तमान जो राजस्थान है, इसके लिए सबसे पहले एक राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का शासन था अधिकतर रियासतों के ऊपर। तो राजपूतों के आधार पर इसे राजपूताना कहा। तो किसने कहा? तो देखिए, एक मान्यता है, इसका उत्तर है कि ऐसी मान्यता है कि सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस, ये विदेशी हैं, जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो जॉर्ज थॉमस सन 1800 में राजस्थान के लिए इन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 128 नंबर वाला प्रश्न, हमारे राज्य को, यानी कि हमारे राजस्थान को राजस्थान अथवा राजस्थान नाम
किस इतिहासकार ने दिया? जिसको आज हम राजस्थान कहते हैं, ये नाम किसने दिया? तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है कि एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। आप सभी ने सुना है, राजस्थान के इतिहास का ये पिता भी हैं। इन्होंने एक 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में इस शब्द का जिक्र किया। किस शब्द का? राजस्थान या राजस्थान शब्द का जो जिक्र है, कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में ठीक है ना, राजस्थान या राजस्थान शब्द का जिक्र किया। इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर देखो, पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड है। कब लिखी? 1829 में। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। उसके बाद 129 नंबर वाला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? वर्तमान में कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कालीबंगा, इसका अर्थ क्या होता है? काली बंगा। अब देखिए, काली यानी तो काले रंग का जो पदार्थ होता है उसे काली कहते हैं। बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। क्या होता है? चूड़ियाँ। तो यहाँ पर खुदाई की गई, उसमें खुदाई के अंदर काले रंग की जो चूड़ियाँ मिली ना, इस कारण इसे कालीबंगा कहा गया है। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? हमारे राजस्थान में। तो वर्तमान में जो हनुमानगढ़ जिला है ना, हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये हालांकि अभी ये विलुप्त सी हो गई है, अभी ये अपने प्राचीन स्वरूप में नहीं है। उसके बाद 130 नंबर वाला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता में नगर योजना के कितने टीले प्राप्त हुए? तो नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले प्राप्त हुए? 2 टीले प्राप्त हुए। उन टीलों का नाम पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, यानी कि ये पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में थे, इसलिए पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला इनका नाम रख दिया गया है। ये कालीबंगा सभ्यता में नगर योजना जो थी उनकी नगर बसाने की योजना में 2 टीले प्राप्त हुए, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ठीक है। इसके बाद 131 नंबर वाला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का जो पूर्वी टीला, यहाँ पर किला नहीं है, टीला कौन सा था? वो किससे संबंधित था? कालीबंगा सभ्यता का जो पूर्वी टीला वो कौन सा था? इसका अर्थ है कि वो किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर ये कि नगर योजना से संबंधित था। वो किससे था? नगर योजना से संबंधित था, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले, यानी कि साधारण बस्तियों के घरों के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये नगर योजना से था, सिटी से संबंधित था। कौन सा टीला? पूर्वी टीला साधारण बस्ती से संबंधित था। यहाँ पर आम जनता के घर थे, ठीक है, उनकी बस्तियाँ थी, इसलिए साधारण बस्ती के साक्ष्य पूर्वी टीले से प्राप्त हुए हैं। 132 नंबर वाला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, एक किला लिख दिया प्रिंट करने वाले ने, तो कालीबंगा सभ्यता का पश्चिमी टीला किस रूप में प्रयुक्त होता था? तो पश्चिम के अंदर जो टीला था वो दुर्ग टीला था, दुर्ग के रूप में, ठीक है ना, दुर्ग के रूप में, किले के रूप में वो टीला प्रयुक्त होता था पश्चिम वाला, जबकि पूर्वी वाला जो टीला था वो साधारण बस्ती के रूप में प्रयुक्त होता था। 133 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं? देखो, ये कौन कौन से काल से संबंधित साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं? तो इसका उत्तर है पहला कि पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, हड़प्पा कालीन यानी कि उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य, हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं।
उसके बाद 134 नंबर वाला हमारा प्रश्न है, कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से, कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। जूता हुआ खेत, अपनी भाषा में कहते हैं कल्टीवेटेड फार्म, यानी कि बैलों से या किसी भी साधन से वो जोतते थे, तो जुता हुआ खेत मिला है पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 135 नंबर वाला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता के मकानों की दीवारों में किसका प्रयोग होता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता में जो लोगों के घर थे, मकान थे, उनकी बस्तियां थी, उनको बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो आजकल तो हम जानते हैं ईंट, पत्थर, कंक्रीट, लोहे, बहुत सारी सामग्रियों से मकान बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, परंतु प्राचीन काल में जो कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे लोगों के, वो मिट्टी से बनी हुई कच्ची ईंटें थी, मिट्टी से बनी हुई कच्ची ईंटें थी। इन ईंटों को धूप में सुखाया जाता या पकाया जाता था, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। इन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता था। ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता था? मिट्टी का। ठीक है ना, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम नेग्लेक्ट करते हैं, परंतु यहाँ से प्रश्न बन जाता है। परीक्षा में आने के बाद हम सोचते हैं कि किससे जुड़ी हुई होगी। ठीक है, इसलिए पहले ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रही होगी, परंतु ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद 136 नंबर वाला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आहड़ सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता है। 137वां प्रश्न, ये भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पर मौजूद थी? आयड़ नदी के किनारे पर, बनास के आसपास से क्षेत्र में आती है, तो आयड़ नदी पर आहड़ सभ्यता। ठीक है, 138 नंबर वाला प्रश्न, ये भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आहड़ सभ्यता किस रूप में प्रसिद्ध थी? यानी कि आहड़ जो सभ्यता थी, ये किसके लिए जानी पहचानी जाती थी? तो ये ताम्र सभ्यता के रूप में। तांबा जो होता है ना, तांबे के यहाँ पर बहुत सारे औजार मिले, उपकरण मिले हैं, इस कारण आहड़ सभ्यता जो थी, ये ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध थी, जानी जाती थी। 139 नंबर वाला क्वेश्चन, ये भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आहड़ सभ्यता किस नाम से भी प्रसिद्ध थी? यानी कि आहड़ सभ्यता का और कौन सा नाम था जिससे ये जानी जाती थी, किससे प्रसिद्ध थी? तो इसे ताम्रवती नगरी या धूलकोट, ताम्रवती नगरी या धूलकोट के नाम से भी ये सभ्यता प्रसिद्ध थी या जानी जाती थी। ताम्रवती क्योंकि तांबे के यहाँ पर औजार, तांबे के इनके आसपास खदानें मिली हैं, उनके भंडार मिले हैं। ठीक है, और धूलकोट के नाम से भी ये जानी जाती थी। 140 नंबर वाला हमारा प्रश्न, आहड़ सभ्यता की विशेषताएं थी, यानी कि आहड़ सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। 3 विशेषताएं दे देंगे, एक विशेषता नहीं देंगे तो वो पूछेंगे आहड़ सभ्यता की विशेषता कौन सी नहीं है। तो नहीं है तो उसको हमें ढूंढने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो हमें ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली विशेषता इसकी आहड़ सभ्यता की यहाँ पर है, मैंने ए में लिख रखी है। यहाँ पर 500 मीटर लंबा एक धूलकोट मिला है। इस धूलकोट से तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, लोहे के औजार मिले हैं, मांस के टुकड़े मिले और हड्डियाँ मिली हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, मांस के टुकड़े और हड्डियाँ मिली है किसमें? धूलकोट में। धूलकोट की लंबाई कितनी? 500 मीटर, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बी में लिख रखी है, मकानों में 4 से 6 बड़े चूल्हे मिले हैं, जो एक संयुक्त परिवार का यहाँ पर संकेत देते हैं कि जो आहड़ सभ्यता में जो लोग रहते थे वो संयुक्त परिवार में रहते थे। यहाँ से यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आहड़ सभ्यता के लोगों का जो व्यापार का कनेक्शन था वो विदेशों से था, विदेशों से व्यापार का कनेक्शन था, तभी तो यूनानी मुद्राएं यहाँ तक पहुँची है। अगर व्यापार नहीं होगा तो वहाँ की मुद्राएं यहाँ क्यों आएगी? चौथी विशेषता यहाँ डी में लिख रखी है, ताम्र योग्य कौशल केंद्र के रूप में इसे सौभाग्य प्राप्त था, बिल्कुल था। तो ये 4 विशेषताएं जो मुख्य विशेषताएं हैं आहड़ सभ्यता की, मैंने 140 नंबर वाले क्वेश्चन में डाल दी हैं।
उसके बाद 141 वाला प्रश्न, ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। बेराट सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? तो बेराट सभ्यता वर्तमान में जयपुर जिले में है। 142 नंबर वाला प्रश्न, बेराट सभ्यता की बीजक डूंगरी, देखो बेराट सभ्यता के अंदर एक डूंगरी है, पहाड़ है जिसका नाम है बीजक डूंगरी, से कैप्टन बर्ट, एक कैप्टन बर्ट था, ने किसका शिलालेख खोजा था? यानी कि बेराट सभ्यता की जो बीजक डूंगरी है वहां से कैप्टन बर्ट ने किसका शिलालेख खोजा था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैप्टन बर्ट ने अशोक का बाबरू का शिलालेख खोजा था। अशोक के बाबरू का शिलालेख, अशोक का बाबरू का शिलालेख खोजा था किसने? कैप्टन बर्ट ने। कहाँ से खोजा था? बीजक डूंगरी से। बीजक डूंगरी किस सभ्यता का भाग है? बेराट सभ्यता का भाग है। 143 नंबर वाला प्रश्न, बेराट सभ्यता का विध्वंसक या विध्वंस किसने कर दिया था? बेराट सभ्यता को तहस नहस, इसका विनाश करने वाला कौन है? तो इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि ऐसा माना जाता है कि जो हूण थे, हूण कौन थे? हूण, हूण आक्रांता, जो हमारे आक्रांता हमारे राजस्थान में आए थे, उनमें एक मिहिर कुल था। कौन था? मिहिर कुल। ये देखिए मिहिर कुल ने बेराट सभ्यता का विध्वंस कर दिया। तो बेराट सभ्यता का विध्वंस करने वाला कौन है? तो एक मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट सभ्यता का विध्वंस कर दिया है। 144 नंबर वाला प्रश्न, बागोर सभ्यता किससे संबंधित थी? भीलवाड़ा के अंदर है बागोर, भीलवाड़ा जिले के अंदर है बागोर। तो ये पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित थी। पाषाण पत्रों से अधिकतर कार्य होते थे, तो पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है बागोर सभ्यता। 145 नंबर वाला प्रश्न, सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेट, सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेट इत्यादि सभ्यताएं किस युग से संबंधित है या किस युग के अवशेष इन सभ्यताओं में मिले हैं? तो इन सभ्यताओं के अंदर ये चारों सभ्यताएं हैं, सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेट, इन सभ्यताओं से लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी कि लोहे युग सभ्यता के अवशेष इन चारों सभ्यताओं से मिले हैं। 146 नंबर वाला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के सूत्रपात कौन, यानी कि लेखक कौन है? इस ग्रंथ की रचना करने वाले कौन है? तो चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक। 147 नंबर वाला प्रश्न, प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आपने नाम अवश्य सुना होगा, बिल्कुल। तो प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को किस वंश से संबंधित बताया? तो इसका उत्तर है, इन्होंने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया। इन्होंने कहा कि जो राजपूत है राजस्थान के, ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। ये ऐसा कहना किसका है? प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब का ये कहना है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया राजपूतों को। 148 नंबर वाला प्रश्न, राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को किससे संबंधित बताया? तो कर्नल जेम्स टोड का कहना है कि जो राजपूत है शक और सीथियन से संबंधित उन्होंने बताया। शक और सीथियन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों के बारे में कहा कि ये शक और सीथियन से संबंधित है। 149 और आज का अंतिम प्रश्न 150वां, अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो देखिए अजमेर नगर जो है 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर अर्णोराज वगैरह ये उनके बेटे का कोई अजय पाल चौहान की जगह अजय राज राठौड़ दे दे, तो राठौड़ ध्यान नहीं रखना, हमें चौहान साहब याद रखना है। 1113 ईस्वी अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की है। 150वां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के काल में उदयपुर में पिछोला झील का जो बांध बनाया गया है वो किसके शासनकाल में बनाया गया? तो राणा लाखा के शासनकाल में बनाया गया है। अंत में आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा।
प्लीज़ साथियों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे साथियों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। आपका प्यार, स्नेह, सहयोग मुझे मिलता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ और आप मुझे ज़रूर सहयोग, प्यार और आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।